ठीक है, everyone can see my screen, right? Yes, sir. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, एंड आप पोस्ट प्रॉपर्टीज 6 टाइप की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। पोस्ट प्रॉपर्टीज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना देखा था डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से, एंड मैंने बताया था कि किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिख सकते हो अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आज हम और इसके बाद फिर मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट कर लेना, तो आई होप सबने कर लिया होगा। एक बार जब हो जाया करे तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो व्हाट्सएप पे कि सर हो गया। आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू सबमिट इट, क्योंकि मैं, आपको भी पता है कि मैं चेक करूंगा नहीं, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप पीडीएफ क्रिएट करके फालतू टाइम वेस्ट करके मुझे सबमिट करो। डू नॉट, बट आई रिक्वायर एवरीवन टू एटलीस्ट नोटिफाई मी कि सर हो गया है, मैंने लगा लिया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स बेसिकली माइनर्स की डेफिनेशन ये होती है कि माइनर्स कैसे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, माइनर्स क्या होते हैं वो डेफिनेशन नहीं, माइनर्स कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का ए आई जे माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ith रो को एंड jth कॉलम को, उसके ith रो को एंड jth कॉलम को, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि इट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि इट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, minors of any particular element aij is obtained by deleting ith row and jth column. Okay? By deleting ith row and jth column, ठीक है, and solving the determinant, and solving the determinant. अब यहाँ पे कोई माइनस या प्लस साइन नहीं होता है। जैसे आप पूरा डिटर्मिनेंट अगर ओपन करते हो तो माइनस प्लस माइनस करके ओपन करते हो, राइट। मैंने बताया था कि कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइन होता है। तो अगर आप कॉलम वाइज ओपन कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस करके करते हो, रो वाइज कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस करते हो, सेकेंड रो वाइज कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस करके ओपन करते हो, एंड सो ऑन। ये चीज़ मेंशन्ड है ऑलरेडी। अब देखो माइनर्स में क्या होता है ना, माइनर्स इज अ स्मॉलर वर्जन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। जैसे मान लो मुझे किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी बोला मैंने, 2x2 डिटर्मिनेंट है। तो जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, फॉर दैट डिलीट दैट पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम, और फिर जो बचा है उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे तो सिर्फ डी बच रहा है, तो ए आई जे मतलब A11 का माइनर क्या है, माइनर ऑफ, माइनर को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, माइनर ऑफ 11 इज डी। सिमिलरली माइनर ऑफ 21 इज सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम इज बी। माइनर ऑफ 1 2 इज, माइनर ऑफ 1 2 ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो इसके रो को और इसके कॉलम को एज अज्यूम कर लो कि डिलीट हो गया, इज सी। माइनर ऑफ 1 4 इज ए, एंड सो ऑन। अगर यही चीज मैं 3x3 मैट्रिक्स 3x3 डिटर्मिनेंट के लिए करूं तो देखो क्या होगा, ए बी सी 1 2 3 4 5 6। तो लेट्स से मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, M11 निकालना है। तो M11 क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर कॉलम को और इस पर्टिकुलर रो को अज्यूम करूंगा कि डिलीट हो गया, और फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लूंगा। तो 2 × 6 - 3 × 5 विल गिव यू -3। पूरा लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 × 6 - 3 × 5 will give you -3।
सिमिलरली लेट्स से मुझे M21 निकालना है, तो अब यहाँ पे माइनस और प्लस का पंगा नहीं आता कि जैसे आपको सेकेंड उसके लिए माइनस करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप M21 निकालोगे तो M21 आप क्या करोगे, सीधे इस एलिमेंट को डिलीट कर दो, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दो जिसमें वो लाई कर रहा हो, सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट, दैट विल बी 6 into b minus c into 5, तो ये आ जाएगा माइनर ऑफ 21। सिमिलरली माइनर ऑफ 31 निकालोगे तो सिंपली 3b minus 2c। सिमिलरली अगर ऑफ माइनर ऑफ 22 निकालोगे तो 6 से माइनर 2a के लिए क्या करोगे, इसको अज्यूम करोगे, तो 6 से माइनस 4c। बस इसी तरह से डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करते रहो हर एलिमेंट के लिए। अगर b का निकालना है इस वाले रो इस वाले कॉलम को, तो m अगर 1 2 निकालना है मुझे, b के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 into 6 minus 3 into 4 minus 3 into 4, इस तरह से। तो माइनर क्या होता है, हर एलिमेंट के लिए आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे होते हो बाय डिलीटिंग दैट रो एंड कॉलम, बाय डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम जिसमें वो एलिमेंट लाई कर रहा है। तो आई होप माइनर सबको समझ में आ गया होगा। फिर 2 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मिस हो गया। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं। हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है, तो माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज कोफैक्टर। अब एक कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज, कोफैक्टर को कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर इज -1 to the power n -1 to the power I plus j -1 to the power I plus j into m of ij into m of ij। तो बेसिकली कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज नथिंग बट एक तरह का माइनर ही होता है, बट कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे नेगेटिव साइन होता है। कोफैक्टर इज नथिंग बट माइनर, but at certain places you have a negative sign, at certain places you have a negative sign। अब वो कौन कौन सी प्लेसेस होंगी जहां पे भी I plus j odd आ जाएगा, wherever I plus j is odd। तो सिंस मेरे पास सिर्फ 4 पोजिशन, मतलब सिंस मेरे पास सिर्फ 3x3 डिटर्मिनेंट जो है मेरे सिलेबस में है, तो सी I plus j की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे I 1 2 3 1 2 3। So this position will have an even number, this position will have an odd number, this position will again have an even number, ठीक है, this position will have an odd number, this position will again have 2 plus 2 an even number, this position will have an odd number, ठीक है, 3 plus 1 again even आएगा, यहाँ पे 3 plus 2 5 odd आएगा और यहाँ वापस से इवन आएगा। तो देखो जो सर्कल किए कर रखे हैं ना मैंने, दो सर्कल्ड पोजीशन पे जो वैल्यूज होती है ना, बस वो नेगेटिव साइंस होती है। क्योंकि जैसे आप I plus j कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने m of 1 1 निकाला, तो m of 1 1 आपको कुछ भी आए, ठीक है, आपको कुछ भी आए, अगर आप A11 निकालोगे तो -1 to the power 1 plus 1 2 into M11 हो जाएगा, राइट। और जैसे ये पावर इवन हो गई तो माइनर और कोफैक्टर तो सेम हो जाएंगे ना, बिकॉज माइनस का फैक्टर नहीं आएगा वहां पे, -1 into -1 विल गिव यू +1, तो माइनर और कोफैक्टर सेम हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन जो मैंने सर्कल आउट कर रखी है ना, एट दीज प्लेसेस ओनली यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव साइन, एंड बेसिकली माइनर्स में अगर नेगेटिव साइन डाल दोगे इन सब पोजीशंस पे तो यू विल बी गेटिंग द कोफैक्टर्स ऑफ दीज पोजीशन, और बाकी सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स इक्वल होते हैं। तो आई होप माइनर और कोफैक्टर समझ में आया होगा। जैसे M12 निकालूंगा मैं, M12 जो भी आएगा मेरे पास, ठीक है, लेट्स से x आया, तो A12 कितना हो जाएगा, -1 to the power 1 plus 2 into M12, ठीक है, which is A12 is equals to -1
1 + 2 3 हो जाएगा, -1 × x, तो -x हो जाएगा। तो को फैक्टर के लिए बस मुझे इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे नेगेटिव साइन रखना है। तो आई होप सबको माइनस और को फैक्टर क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज है। इज इट क्लियर? एनी आंसर विल डू, यस नो? यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन करो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 -4 and 3, तो find all the minors and cofactors, find all minors and cofactors, निकालो। M11 कितना आया? 3 3। M12 -4 ठीक है, -4। सिमिलरली M21 2 2 आ जाएगा और M22 1 1 आ जाएगा। 1 अब A11 बताओ कितना आएगा? 3 3 3 आ जाएगा। A12 +4 4 +4, A21 -2 -2 और A22 सेम हो जाएगा। 1 तो माइनस और कोफैक्टर सेम होते हैं, बस जो जिनका सम ऑड आता है ना, आई और जे का सम जहाँ पे ऑड आता है वहां पे एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। That's it. ठीक है, तो क्वेश्चन इज, एक मेरे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। फाइंड माइनर डिटर्मिनेंट and cofactored determinant, minored determinant and cofactored determinant। तो सबसे पहले माइनर निकालो सारे एलिमेंट्स का, और फाइनली उसका एक डिटर्मिनेंट बना दो, और फिर कोफैक्टर निकालो और उसका एक डिटर्मिनेंट बताओ। वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सर किस ऑर्डर में बनाएंगे डिटरमिनेंट? सेम ऑर्डर रहता है, M11 M12 M13 M21 M22 M23, 3 × 3 का ही बनेगा वो। थ्री क्रॉस थ्री का ही बनेगा बेसिकली, मतलब। माइनर और कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स निकालो। Also find the value of A11 into A31, A12
into A32, यहाँ पे A11 एलिमेंट है, दिस इज A11, ठीक है, और कैपिटल A31 इज कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसकी वैल्यू भी निकालो। माइनर मैट्रिक्स क्या आ गई, सॉरी डिटर्मिनेंट, M11 is सर वो एक्सप्रेशन का वैल्यू 10 है क्या? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं 10 नहीं है, ये 11 है, ये 31 है, ये 12 है, ये 32 है, ये 13 है, ये 33, 0 0 है। माइनर्ड डिटर्मिनेंट बताओ कितना आ रहा है, सर -20, -46 और 30, 30, फिर यहाँ पे 1 माइनस 19, 1 आ रहा है कि -4 आएगा, -4 आएगा। -3 into this, हाँ -4 आएगा, -19 और 13 -19 और 13, 13, फिर -17 -17, -22, 18, -17, 31 है ना, ये वाला तो -3 into 4 is -12, -17 के 5 into 0 तो 0 हो जाएगा ना, इस वाले पोजीशन के लिए तो ऐसे ही करोगे ना, -12 आएगा, हाँ सर सॉरी -12, -22 और 80, ये माइनर डिटर्मिनेंट आ गया। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट आप लोग को पता है, इस पोजीशन इस पोजीशन इस पोजीशन और इस पोजीशन पे नेगेटिव साइन कर देते हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली मत ऐसे लिखना बोर्ड्स में, तो मैंने बता दिया है कि होता है, अभी मैं बता रहा हूँ बोर्ड्स पे लिखना कैसे है, -12, 22, 18, ठीक है, दिस इज माई माइनर्ड मैट्रिक्स Mij एंड दिस इज माई कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स Aij, ठीक है, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन, तो A11 पे क्या पोजीशन है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय A31 थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 into -12 is -24 प्लस
A12 first row second element is -3 into A32, तो -3 into 22 is -66, और उसके बाद 5 into 18 is +90, तो ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अच्छा, अब आपको लिखना कैसे है? आपको अगर मान लो ऐसा है ना कि फाइंड द कोफैक्टर एंड माइनर डिटर्मिनेंट, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले चीज में हम क्या करेंगे, और जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो उससे क्वेश्चन बनता है, उसमें हमको ये चीज निकालनी पड़ती है एनीवेज। तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स में, अज्यूमिंग कि अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ऐसा निकालना है कि M11 इज इक्वल्स टू, फिर आप एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाओगे। यहाँ पे क्या आएगा, M11 6 इंटू 0 इंटू -7 और 4 और 5, तो आप एक ऐसा छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाओगे 0, 4, 5 एंड -7, और फिर आप लिखोगे कि इसकी वैल्यू -20 आ रही है, और फिर आप Aij यहीं बगल में निकाल लेना, इस -1 to the power 2 into M11 which is equals to -20। फिर आप सिमिलरली M12 करोगे और A12 दिखाओगे एंड सो ऑन। ये चीज आप करोगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन रफली 3 से 4 पेज लेता है कॉपी में। आपकी जो नोटबुक, मतलब जो लिखने वाली ब्लैंक पेपर आता है बोर्ड्स वाला, एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, क्योंकि वो इस टाइप की कॉपी होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप मोड बोलते हैं कि पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं? landscape। हाँ, तो इस टाइप की आती है। तो यहाँ पे आपको ये या तो इस कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर आप बना देना, ठीक है, या तो फिर जब लिखने जाओगे ना तो इस तरह के 3 से 4 पेजेस लग जाते हैं, क्योंकि मुझे अकेले एक पेज पे 3 या 4 ही लिख पाओगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे 3-4 लिखोगे, और फिर फाइनली थर्ड पेज पे यू विल बी राइटिंग ऑल द मतलब फाइनल इवैल्यूएटेड आंसर्स एंड एवरीथिंग। तो एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन 3 से 4 पेज लेता है। मैथ्स की कॉपी जो होती है ना, मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बी कॉपी लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी 3 से 4 पेज लेता है। अगर टैंजेंट एंड नॉर्मल या मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन फंस गया तो वापस से वो 3 से 4 पेज लेता है। और जब हम ग्राफ वाला क्वेश्चंस करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वो एक ग्राफ अटैच करना ही पड़ता है आपको वहाँ पे। तो इस टाइप से मैथ्स ही एक ऐसी कॉपी होती है जो आपको पूरी फिल हो जाती है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी फिल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायग्राम्स कितने बड़े बड़े बनाते हो। कुछ चेन रिएक्शंस होती हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा होगा। बाकी फिजिकल एजुकेशन आईटी में आधी कॉपी भी नहीं भर पाओगे। आधी कॉपी मतलब 40 पेजेस की कॉपी होती है, इसमें 20 पेजेस भी नहीं भर पाओगे। फिजिक्स जाएगा 25-30 पेज के बीच में। और ये तो मैं छोटा लिखता हूँ, मतलब मेरी आदत है छोटा लिखने की, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 37 पेजेस मैंने मैथ्स में भर दिए थे। तो अकॉर्डिंगली पेजेस, बोर्ड्स में, हाँ बोर्ड्स की बात बता रहा हूँ। तो आपको बोर्ड्स में ये सारी चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं कि सीधे माइनर और कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स निकालो या डिटर्मिनेंट निकालो, ये तो मैंने बस करवा दिया। जो क्वेश्चन आएंगे वो अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आपको ये दोनों चीजें निकालनी ही पड़ेंगी, माइनर और कोफैक्टर्ड डिटर्मिनेंट, तो वो बताता हूँ। ठीक है, तो आई गेस ये सबको क्लियर होगा कि ये डिटर्मिनेंट कैसे आ रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं और डिटेल में, मुझे सिंप्लीफिकेशन चेक कर लेना। सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आप वो माइनर वाला बता देंगे एक बार? क्यों लेट ज्वाइन किया था? भूल गए थे मेरा लेक्चर है, मेरे लेक्चर में टाइम से आना है। सॉरी सर। कोई नहीं, देखो माइनर में कुछ भी नहीं होता, हर एलिमेंट के लिए ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, बट यहाँ माइनस और प्लस नहीं देखना होता आपको। जैसे मान लो मैं ए के लिए सॉल्व करूंगा डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा 2 × 6 - 3 × 5। अगर मैं बी के लिए सॉल्व करूंगा तो माइनर ऑफ, इसको बोलूंगा माइनर ऑफ 1 1। अगर मैं बी के लिए सॉल्व करूंगा तो इसको बोलूंगा माइनर ऑफ 1 2। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 1 × 6 - 3 × 4। कुछ भी निगेटिव और प्लस साइन नहीं, चुपचाप से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते रहो। 1 × 6 - 3 × 4। तो M12 का देखो, M11 का डिटर्मिनेंट मैंने बनाया, कहाँ गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन। तो मैंने M11 का डिटर्मिनेंट बनाया ये वाला 0 × 4
प्लस 5 इंटू 7। सिमिलरली M12 का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, तो M12 का डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो 2 मतलब 6 इंटू 7 4 इंटू 1, M12 का डिटर्मिनेंट आएगा 6 4 1 7 इस टाइप से। तो हर बार एक छोटा छोटा डिटर्मिनेंट बना लो 6 4 1 7, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जिसमें जिस 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 एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट करके जो भी बच रहा है उसका एक डिटर्मिनेंट बना लो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनर हो जाएगा। हाँ सर, कोफैक्टर में थे ना? हाँ सर वो ओके। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम बाद में वापस से पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में एडजॉइंट मेथड से। तो दैट इज द लास्ट टॉपिक, एडजॉइंट and inverse of a matrix. अब देखो ये क्या है, यहाँ पे एडजॉइंट क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के लिए ही होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज, मेरे पास सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m, ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ दिस ए विल बी, एडजॉइंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ए विल बी, या मैट्रिक्स ए विल बी, देखना ध्यान से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ ये वाले मैट्रिक्स का। अब ये वाला मैट्रिक्स लिखने से क्या मतलब है मेरा, व्हाट डिफरेंस डज दिस एंड दिस हैव, एनीवन? सो सेकंड वाला कोफैक्टर का ही है ना डिटर्मिनेंट। राइट, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स लिखा है ना मैंने, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे ए स्मॉल ए से डिनोट किया है, तो मतलब ये नॉर्मल कोई एलिमेंट होगा। मैंने आप लोगों को ये चीज मैट्रिक्स पढ़ाते वक्त बताई थी कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और जब यहाँ पे मैंने कोफैक्टर बताया है तो मैंने इसको कैपिटल ए नाम दिया है, कैपिटल ए। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल ए वाला है ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या था, व्हाट वाज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? एनीवन? रोज और कॉलम्स को स्विच कर देते थे उसमें। राइट, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स लिखा है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी ये A11 A12 A13 हमने निकालना ऊपर सीखा है, अभी मैंने आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन करवाया, दिस इज द कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स, दिस इज द कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, A11 A21 A31, रो को कॉलम में चेंज कर दो, A12 A22 A32,
और A13 A23 और A33 ये हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो ठीक है, पहले एडजॉइंट निकालना सीखो। अगर मान लो मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। रिमेंबर स्टेप बाय स्टेप करना सारे क्वेश्चंस को, मतलब यहाँ पे तो जैसे भी कर लो, एग्जाम में क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको MII निकालना पड़ेगा, MIJ निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप AIJ निकालोगे। वंस यू हैव AIJ तो आप AIJ लिखोगे A11 A21 A31 सॉरी A12 A21 A22। उसके बाद जब आप ये लिख दोगे फिर उसके बाद इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे कि A ट्रांसपोज विल बी, मतलब इसको कुछ नाम दे देना, B ले देना, तो B ट्रांसपोज विल बी एंड दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए? +2। बेटा एक मैट्रिक्स आएगा ना। सॉरी, सॉल्व कर दिया। हाँ। सिर्फ 5 3 4 कितना आ रहा है? 5 3 4 2। -4 -2। ओके। फाइव यहाँ पे -4 आना चाहिए ना, और यहाँ -3 आना चाहिए। यहाँ कितना हाँ आएगा? सर, -3 और 2। हाँ सर सॉरी। लेकिन ये तो एडजॉइंट नहीं हुआ ना, ये तो कोफैक्टर्ड हुआ। पोज लेना पड़ेगा। इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 5 तो यहाँ पे -3 -4 2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा, ये फाइनली एडजॉइंट आएगा। तो कोफैक्टर्ड वाली चीजें तक तो सेम है, एडजॉइंट निकालते वक्त बस इसका ट्रांसपोज ले लो एक बार, उसका ट्रांसपोज ले लेना। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A is equals to adjoint of A into matrix of A, that is equals to determinant of A into identity matrix, that is equals to determinant of A into identity matrix। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? बहुत लेंदी जाएगा ना प्रूफ इसका। सर एक मैट्रिक्स लेके सब कुछ शो करते हैं।
वैसे कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इसका प्रूफ सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल अगर प्रूफ करना होगा तो करने के लिए तो वैसे ही करोगे कि एक छोटा सा डिटर्मिनेंट ले लेना, 2x2 का ही लेना प्रेफरेबली, एंड फिर शो कर देना, ठीक है। और इस चीज से रिलेटेड कोई भी बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता है। बोर्ड्स में इस चीज से रिलेटेड देयर इज नो क्वेश्चंस, देयर आर नो क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड और विल बी आस्क्ड। ना इसका एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। इस चीज का यूज अभी तो नहीं है हमारे। तो एक बार देख लेना इसको। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिंगुलर बोल सकते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called is said to be singular matrix जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, when the determinant is equals to 0। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, when determinant of a is not equal to 0। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी 0 आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, एल्स वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, if that is a non singular matrix। ठीक है। और अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, then only you can, then that particular matrix is invertible, then only we can find the inverse of that matrix is invertible, then matrix is invertible। अब देखो यहाँ पे इस चीज को प्रूव करने के लिए जो मैंने अभी ऊपर ये वाली स्ट्रेट चीज लिखी थी, इसी से मैं दिखाता हूँ। देखो मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A into I, identity matrix। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि we'll be dividing with determinant A on all three equations। तो A into 1 upon determinant of A into adjoint A is equals to adjoint A into 1 upon determinant of A, determinant A से divide कर लिया तीनों तरफ, into A is equals to I। और आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई थी कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, adjoint of A is a matrix, उसको मैं किसी कांस्टेंट 1 upon determinant of A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, still that will remain a matrix। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मैं A into B is equals to I कर रहा हूँ तो B is the inverse of A, then only this equation is possible। याद है, बताया था मैट्रिक्स में मैंने। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से जो A इनवर्स आ रहा है ना, by using this thing you can say that this B is A inverse, then only this will be possible। so यहाँ से आप देखो तो A inverse is coming out as 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए जो A इनवर्स आ रहा है, that is coming out as 1 upon determinant of A into adjoint of A। और यही फॉर्मूला होता है। और खुद ही सोचो कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया।
अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, then this is not defined, hence inverse of a matrix is not possible, hence inverse of a matrix is not possible. तो मेरे पास determinant of a should not be equal to 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, then only inverse of a matrix is possible, then only inverse of a matrix is possible. तो A inverse का फॉर्मूला यही होता है 1 upon determinant of A into adjoint of A, and this is the method that जिससे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, क्योंकि यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट ओपन करने को तो नहीं आएगा आपको। इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्टली एक डिटर्मिनेंट दे देगा आपको, या एक मैट्रिक्स, हाँ एक डिटर्मिनेंट दे देगा और आपसे पूछेगा अलग अलग चीजें लाइक ए क्यूब, नहीं ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। जैसे मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसमें जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे देगा आपको और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा ए क्यूब माइनस 6i प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करो, इस टाइप की एक इक्वेशन दे देगा अजीब अजीब सी। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड, इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है। सेकंड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो 4 मार्क वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि आपसे बोल देगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है दैट इज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, और कई बार ऑप्शन में ना ये 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स के थ्रू वो आ जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये अभी देखेंगे इसके जस्ट बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यही 4 टाइप के क्वेश्चंस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से बनते हैं, और टोटल ये जो सेक्शन है वो बोर्ड्स में 10 मार्क्स होल्ड करता है। तो 10 मार्क्स में 1-1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, या 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन आ जाता है। यूजुअली 1-1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें हैंडी होती हैं, जो मैं छोटी छोटी पॉइंट्स, छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताता रहता हूँ ना, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे मान लो आपसे इसी में ऐसा कुछ पूछ लेता और 1 मार्क में दे देता, तो आपको कुछ करना नहीं होता, आपको बस A31, A32, A33 निकालना होता है, और बाकी नॉर्मली, और वो भी A31, A32, A33 आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है, M11, M31, M32, M33 के इक्वली होता है। बस ये वाली पोजीशन पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस इतनी चीज आपको चीज करनी होती है, और आप वैल्यू इसकी लिख देते हैं 0 और आपका काम हो जाता है। तो इन सब टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन 1-1 मार्क में पूछता है। बाकी मेजरली 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन या 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब तो 5 मार्क्स में आता है एक क्वेश्चन, क्योंकि पहले जो सिलेबस था उसमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन अलग होते थे, 6 मार्क्स वाले अलग होते थे। अब फॉर श्योर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आता है। बाकी डिवाइड करता है, जैसे भी 3 और 1-1 में डिवाइड करता है, या 2-2 और 1 में डिवाइड करता है, वो उसके ऊपर है। सर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नीचे, वो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है ना? नहीं, ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए जो मैंने लिया है ना, उसका डिटर्मिनेंट है ओके सर। यहाँ पे। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे एक मैट्रिक्स दे दिया, ए इज इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। तो फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने से पहले ना लेट्स वेरीफाई दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनटू आई। लेट्स वेरीफाई दिस फर्स्ट। प्रूफ नहीं बताया ना मैंने, तो लेट्स वेरीफाई दिस। तो सबसे पहले तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट के लिए पहले माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। अच्छा, आईआईटी में भी अगर इनवर्स वाला यूज करोगे ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का कोई कॉन्सेप्ट आया है,
मतलब वैसे तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट बाई चांस अगर आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आया और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसी इक्वेशन में यूज कर रहा है तो आप इस मेथड से ही निकालोगे, आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे। खैर वो तब तो ये पढ़ाई जाएगी, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में ये चीज पढ़ाई जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके ना डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो, बोर्ड्स में नहीं, इन जनरल। देखो इस वाली पोजीशन के लिए निकालोगे तो वो पोजीशन तो सेम ही रहेगी, इस वाली पोजीशन की जगह इस वाली पोजीशन के लिए निकाल लो और उसको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाली चीज यहाँ जाने वाली है ना, ये वाली चीज यहाँ जाने वाली है, तो इस वाली पोजीशन के लिए निकाल करके उसको यहाँ पे लिख दो, इस वाली पोजीशन के लिए निकाल के उसको यहाँ पे लिख दो, इस वाली पोजीशन पे एक नेगेटिव साइन भी डाल देना। समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि को फैक्टर में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके डायरेक्टली भी इस चीज को लिख सकते हो। ऑल्दो आई वोंट प्रेफर, क्योंकि आप लोग बेसिक बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, एक माइनस प्लस का भी गड़बड़ होगा ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर फंसे रहोगे इस क्वेश्चन में, एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो। आर्यन बताओ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा? अच्छा पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ कितना आ रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, इस वाले का। तो 1 है क्या? कितना आ रहा है बेटा? 1 1 आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब मुझे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है?
तो सेम ही हो जाएगा। नहीं, ए ए ये मैट्रिक्स है, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब बेसिकली आपको ये वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड पे तो देखो क्या आ रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो राइट हैंड साइड सही आ रहा है क्या, मतलब यही चीज आ रही है क्या। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 हो जाता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाता, राइट। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो इसमें जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे वो डायरेक्टली सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लकीली वी गॉट इट एज 1, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। बट अगर मान लो यहाँ 5 हो जाता तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 हो जाता। तो वेरीफाई करो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है। ए इनवर्स सेम रहेगा, सही बोल रहे हो तरुण, आप ही ने बोला था ना। वेरीफाई हुआ आर्यन। वेरीफाई हो गया ये चीज, इस मैट्रिक्स का एंड इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यही आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, और अगर मुझे ए इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स विल बी सेम ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हो गया तो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा सीधे, राइट। तो ए इनवर्स यही रहेगा। एक और क्वेश्चन करो, मुझे ए गिवन है 2 3 1 -4, I have B as 1 -2 -1 and 3. To find AB inverse. Find AB inverse. AB मैट्रिक्स कितना आया?
Anyone? What is the AB matrix? क्या हुआ, सब सो गए क्या? Raise your hand, everyone. There is a raise hand option. Everyone, raise your hand. मैंने पूछा सब सो गए क्या? धनुष का मैसेज आता है यस सर. सर एक्चुअली वो पहले ही भेजा था, बहुत पहले. अच्छा, okay. Raise your hand, everyone. There is a raise hand option there. जिसका हैंड रेज नहीं होगा ना उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी और ग्रुप पे नोटिफिकेशन भी जाएगा. तो रेज योर हैंड एवरीवन. देखता हूँ कितने लोग एक्टिव हो. श्रावणी, अथर्व, चिराग, देवल, अभिन, रति, नवीन एंड आर्या. मतलब लॉगिन करके बस बैठना है, लेक्चर में अटेंडेंस काउंट हो जाए. श्रावणी अभी तक क्या कर रहे थे बेटा? एकदम लास्ट में हैंड रेज किया. नहीं, श्रावणी का हैंड रेज नहीं है. तो बाकी लोग जितने लोग एक्टिव हो वो लोग तो बताओ ए बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा? मनीष बोल रहे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं. जितने लोग नहीं आए हैं, सुबह सुबह नेटफ्लिक्स कौन लॉग इन करके बैठता है? चलो, लोअर डाउन योर हैंड्स. बताओ एबी मैट्रिक्स क्या आ रहा है? ए इंटू बी करोगे तो एबी मैट्रिक्स क्या आ रहा है? -1 5 5 -14 -1 5 5. 5 -14 हाँ, और एक 5 और फिर -14. एक 5 और एक -14. हाँ. सही बोल रहे हो. ठीक है, ये आएगा. अब अगर ए बी मैट्रिक्स मेरे साथ आ गया तो ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, राइट? तो अब एडजॉइंट ऑफ ए बी बताओ मुझे कितना आ रहा है? टू क्रॉस टू का एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान है ना. -14 -5 -14 -5 -5 -1 -5 और -1, -1 राइट? पैटर्न दिख रहा है सबको? अगर 2 क्रॉस 2 का मैं एडजॉइंट ले रहा हूँ तो सबको पैटर्न दिख रहा है क्या हो रहा है? ये वाली चीज और ये वाली चीज इंटरचेंज हो जाती है और ये वाली चीज और ये वाली चीज इंटरचेंज हो जाती है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है. चाहो तो देख लो. अगर मान लो यही ए मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना होगा ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालो एक बार. तो -4 और 2 इंटरचेंज हो जाएगा. चेक करो यही आ रहा है क्या? बेसिक मेथड से निकालो. और -1 और -3 चेक करो यही आ रहा है क्या? ये एडजॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी, उसकी बात नहीं की है, ट्रांसपोज की बात नहीं की है, बस एडजॉइंट.
यही आ रहा है ना? ये नहीं आ रहा? ये को फैक्टर्ड आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। ये को फैक्टर्ड आ रहा होगा। यस सर। तो को फैक्टर ए ये आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करोगे? बस इसको चेंज कर लो, -4 -3 -1 और 2। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत आसान है, 2 क्रॉस 2 पर एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। इन दोनों को चेंज करो, यहाँ पे माइनस माइनस साइन डाल दो, दैट्स इट। इन दोनों को आपस में चेंज करो और यहाँ पे एक निगेटिव साइन डाल दो, यहाँ पे एक निगेटिव साइन डाल दो। एडजॉइंट ऑफ बी भी चेक करो एक बार क्या आ रहा है। 1 3 नहीं सॉरी 3 1 2 और 1, ये आ रहा है क्या? यहाँ पे और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन डाल दिया और यहाँ पे और इन दोनों को चेंज कर दिया। यस सर, यही आ रहा है एडजॉइंट ऑफ। क्लियर है ना? तो देखो किसी भी 2 क्रॉस 2 के लिए ना एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। इन दोनों चीजों को चेंज करो और इन दोनों जगह नेगेटिव साइन डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब अगर मैंने ये बोला एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों जगह नेगेटिव साइन चला जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बताओ कितना आ रहा है? इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ। So 39. 39 -11। 11 आएगा ना बेटा? माइनस इंटू माइनस 14, हाँ -11 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/- -11 इंटू दिस, तो इनवर्स निकाल जाओगे ना, फिर -14 मतलब 14/11 5/11, ये इनवर्स हो जाएगा। समझ गया सबको? Is this clear everyone? यस सर। अच्छा देखो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स वाले, क्योंकि अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीधा 5 मार्क का आएगा। तो एक मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा, जैसे दे दिया 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया आपको। इसके बाद आपसे बोलेगा कि वेरीफाई दैट ए क्यूब -6a² प्लस 9a -4i इज इक्वल्स टू ओ। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है फाइनली राइट हैंड साइड पे आपके पास, ये जीरो हो रही है उसकी वैल्यू। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो अब ध्यान से देखना, ए क्यूब अकेले निकालने में ना आपको एक पेज लग जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए को A² को ए से मल्टीप्लाई करोगे, अकेले ए क्यूब निकालने में आपको एक पेज लग जाएगा। फिर अब आपके पास A² की भी वैल्यू रहेगी, सबकी वैल्यू रहेगी। फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में नेक्स्ट पेज दिखाने में कि ए क्यूब की वैल्यू ये है, 6a² ये है, 9a ये है, -4i ये है, ऑलमोस्ट एक पेज आपको और जाएगा। देन मैं क्यों पेज की बात इतनी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि कॉपी भर जाती है और बी कॉपी नहीं मिलती है बोर्ड्स में, तो आपको थोड़ा इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा और नंबर ऑफ स्टेप्स में माइनस नहीं कर सकते हो। फिर ए इनवर्स निकालने की बारी आएगी ना, तो ए इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए में आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने में 1 से 2 पेजेस लग जाएंगे, 1 से 1.5 पेज लग जाएगा। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर निकालने में। उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेना, तो एक डिटर्मिनेंट का काम है।
तो यहाँ तक आपके रफली 3 से 4 पेजेस जा चुके होंगे, फिर आप लास्ट पेज पे फाइनली ए इनवर्स निकालोगे। तो अप्रोक्सीमेटली दिस क्वेश्चन विल टेक 4 पेजेस। और इस टाइप के अगर 3-4 क्वेश्चन मिल गए ना, लेकिन हाँ ये है कि फॉर श्योर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी क्रिटिकलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी इन जनरल। तो बट ये फॉर श्योर आपको ये लेंथीएस्ट क्वेश्चन जाता है डिटर मैट्रिक्स का, क्योंकि हर बार मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, हर बार मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। और वो जितना बड़ा पेज होता है ना, उतने बड़े में 3 या 4 बार ही मैट्रिक्स बना सकते हो, मतलब हाइट वाइज बता रहा हूँ। उसको फैक्टराइज करके थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। फैक्टराइज करके मैट्रिक्स को फैक्टराइज कैसे करोगे? सर मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक्सप्रेशन को, हाँ ठीक है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अल्टीमेटली आपको ये सारी वैल्यूज तो निकालनी है ना। अगर यहाँ से मान लो एक कॉमन भी ले सर लोगे तो लाइक लास्ट ए में कॉमन ले लिया फर्स्ट वही टर्म्स तो, में, अगर अंदर एक एक स्क्वायर बन करोगे, जाएगा। राइट सही बोल रहे हो कि एक कॉमन लोगे, फिर भी एट द एंड एक बार फाइनल वो ए वाला और इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, Yes, जो भी sir. आएगा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड आपको नंबर ऑफ, ठीक है एक बार मान लो ये ए नहीं दिया होता तो ए स्क्वायर कॉमन लेकर के करना वुड हैव बीन मच बेटर, बट ठीक है जैसे भी करो। नहीं लेकिन कॉमन नहीं लिख कर सकते हो ना, 9 क्या करोगे फिर, +9 का क्या करोगे? सर ए कॉमन ले लूंगा तो अंदर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 आएगा। नहीं वो मैं a बोल रहा माइनस हूँ कि अगर मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स दे दिया, जैसे मान लो यही मैट्रिक्स दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने बोल दिया a+9, तो इसका क्या मतलब हुआ? नाइन हाँ ए का मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं ना, कॉमन नहीं लोगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 पेजेस में जाएगा, और ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें 4 पेजेस के लिए मान के चलना कि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना इस टाइप का, तो आपको 3 से 4 पेजेस लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग। मुझे 3.5 पेज लगे थे, ऐसा ही क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप जो कह रहा है करते जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो पूरे के पूरे फ्री में 5 नंबर मिलेंगे। तो बस मुझे ए इनवर्स निकाल के बता दो, ये वेरीफाई मत करो, फाइंड ए इनवर्स एंड लेट मी नो। टू -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 लिखा है वो मैट्रिक्स से। पार्ट नहीं है ना लेक्चर में? सर आज वो उसने बोला था कि मतलब सुबह की उसका फीवर है उसको थोड़ा, तो इसलिए। अच्छा ठीक है।
डिटर्मिनेंट ए कितना आया? 8 आ रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। वेरीफाई करो कोई। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है? सर नहीं, एक मिनट कैलकुलेशन एरर हुआ। 4 -1 सर 4 आ 3 रहा है। 3 into 6 4 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। 1 -2 +1 -1 और 1 -2 और 4 आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। -1 -1 131 और -1 सही सुना ना मैंने? 6 1 -1 131 -1 15। कोई वेरीफाई करो। हाँ सर यही है। क्लियर है? तो बस ए इनवर्स आ गया। हो गया। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। एक्सरसाइज 4.4 मत लगाना। एक्सरसाइज 4.4 बस माइनर्स और कोफैक्टर्स वाली है, तो इसको मत लगाना। एक्सरसाइज 4.5 लगाना। अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 4.5 से ही क्वेश्चंस बनेंगे जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेंथी एक्सरसाइज है थोड़ी, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। और ये वाला जो मेथड है ना, एडजॉइंट वाला मेथड, ये सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ था पिछली बार भी, तो इस बार भी डिलीटेड नहीं रहेगा। बाई चांस अगर कुछ डिलीट हो जाता है तो देन फॉर श्योर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड, तो फॉर श्योर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज थी, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ये सिलेबस से डिलीट हो चुके थे। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड कंबाइन होकर के ही आता है, जैसे मैंने 5 मार्क्स में आप लोग को दिखाया। ठीक है, और एक और चीज रह रही है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो जैसे मान लो मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है ना, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? a1x plus b1y plus c1z is equals to d1. Similarly, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. अगर ऐसा कुछ है ना, तो आप क्या करो, 3 मैट्रिक्स लो। एक लो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। एक x लो, x की वैल्यू x, y और z, और राइट हैंड साइड पे एक कोई भी ले लो, b ले लो, b1 b2 b3। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज ना कि ax इज इक्वल्स टू b, ax इज इक्वल्स टू b। आप ये लिख सकते हो, ठीक है, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b। तो देखो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। ऐसे ही तो आता है ना एक्सपेंशन। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। तो बेसिकली इस इक्वेशंस को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू ना डायरेक्टली बिना इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किए, इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किए मिल सकती है।
हम क्या करेंगे, टेकिंग ए इनवर्स बोथ साइड, अगर दोनों तरफ ए इनवर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b. a इंटू ए इनवर्स विल गिव यू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x ही मिल जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, ये आ जाता है. तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि आप ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालो, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका ए इनवर्स निकालो. वंस यू हैव द ए इनवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, उसको ये राइट हैंड साइड वाले बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज अपने आप मिल जाएंगी. ये एक एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना. ठीक है, और अगर बाय चांस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, मतलब ए इनवर्स निकालते वक्त बाय चांस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे. जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपको दी हुई है ना वो इनकंसिस्टेंट है. द सिस्टम the solution does not exist and the system of equation is called inconsistent. अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ if determinant of a equal to 0 हो गया तो solution doesn't exist and system of equations will be called system of equations जो आपको दी हुई हैं उनको आप inconsistent लिख दोगे. inconsistent. तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होता है, तो आप बस इतना ही लिख करके छोड़ दोगे कि solution doesn't exist and the system of equation given is inconsistent. ठीक है, और अगर मान लो देखो इसमें भी दो तरह के केसेस हो सकते हैं. अगर मान लो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो एक चीज हो सकती है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, और एक केस हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू 0 हो जाए. तो देखो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तब तो ये चीज हो जाएगी, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. अगर एडजॉइंट ऑफ ए टू बी भी 0 हो रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो रहा है, इफ दिस इज आल्सो बिकमिंग एज 0 एंड दिस इज आल्सो कमिंग आउट एज 0, तो देखो क्या होगा कि 0/0 फॉर्म हो जाएगी. 0/0 फॉर्म मिलेगी आपको. हाँ, नॉट डिफाइंड तो होता है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि सिस्टम कैन बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों हो सकता है. बट एंड ऑल्सो द सिस्टम कैन आइदर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस. ऑल्सो सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं और नो सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है. मतलब हमें नहीं पता कि क्या होगा इस सिचुएशन में. अगर 0/0 फॉर्म हो गई तो दैट इज नॉट डिफाइंड. तो वी डू नॉट नो वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. वी डू नॉट नो हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर. या तो वो 0 भी हो सकता है, 0 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. तो फॉर दिस केस जब 0/0 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे याद रहे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो चुका है, उसी के सब केसेस हैं ये. अगर ऐसा हो गया तब तो ठीक है, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सीधे लिख दोगे. अगर ये भी हो गया तो सिस्टम कैन बी इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेना. पिछली बार ये सिलेबस से डिलीटेड था, मतलब अभी जो बच्चे बोर्ड्स देंगे इस सेशन में, आपसे जस्ट पहले वाला बैच, आपसे सीनियर बैच, वो उन लोगों के लिए पोर्शन डिलीटेड है सिलेबस से. बट आपके लिए पता नहीं, मे बी और मे बी नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट विल बी स्टडिंग, क्योंकि आईआईटी के सिलेबस में तो है ही. ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.6 भी लगा लेना एक बार. एक्सरसाइज 4.6 भी लगा लेना. इसमें कुछ करना नहीं है, बस इनवर्स ही निकालना है और कुछ भी नहीं है. अगर बाय चांस
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया इनवर्स निकालते वक्त, तब ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही है आपको, इररिस्पेक्टिव कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर आइदर ऑफ द केसेस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे ये इस टाइप के आंसर्स भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होता है ऐसा। लेंदी क्वेश्चन के लिए आपको ए इनवर्स निकालना ही है। ए इनवर्स के लिए अगर मान लो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 हो गया तो आप सीधे नो सॉल्यूशन लिख करके बच नहीं पाओगे, आपको एट द एंड पूरा सिंपलीफाई करके एडजॉइंट ए निकालना ही पड़ेगा, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल, मतलब आपको एनीवेज कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, आपको पूरा सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में रिलेशन एंड फंक्शन या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो, और कोई लेक्चर है तुम लोग का? हाँ सर, केमिस्ट्री। Yes, for chemistry.